अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी मरतबा टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 358 रन पर ऑल आउट। मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग खेली। साजिद खान 28। मोहम्मद इस मुतलिक मजीद बताएं कि अजान उवैस 21, अब्दुल्ला फजल और सऊद शकील 6 रन बना सके। तेजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शरफुल इस्लाम और मेहदी हसन ने एक विकेट हासिल की। बड़े नाम बांग्लादेश में बुरी तरह नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह फेल हो गई। दोनों इनिंग्स में ओपनिंग जोड़ी ना चल सकी। अजान उवैस ने मजमूई तौर पर 34 रन बनाए। अब्दुल्ला फजल 15 रन ही बना सके। शान मसूद ने पहली इनिंग्स में 21, दूसरी इनिंग्स में 71 रन बनाए मगर किसी काम ना आए। बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में 48, दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी करने में भी नाकाम रहे और 47 रन पर पवेलियन की राह ली। सऊद शकील मजमूई तौर पर 14 रन ही बना सके। सलमान अली आगा ने पहली इनिंग्स में 21, दूसरी इनिंग्स में 71 रन बनाए मगर टीम को जितवा ना पाए। मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग्स में 13 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में नर्वस 19 का शिकार होकर 94 रन पर चलते बने और कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। That's it. There you go. Done. Oh no! Is that a... Appeal. Oh, catch it is the call. Shot leg again on cue. That close. Oh, got it! Well. Oh, and goodbye. Thanks very much. Oh, he's in News Edge, and there it is. And that's Aggie has gone straight to her. In the air. Is it going to be taken? It is. It's all over. Bangladesh repeat what they did when they went to Pakistan in the year 2020. हमने मैच में बहुत गलतियां की। मैच में आखिरी 2 दिनों की मेहनत का फायदा नहीं हुआ। कौमी कप्तान शान मसूद का कहना है, टेस्ट मैच में कोई भी गलती बतौर सजा सामने आती है। टेस्ट मैच में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। आपको पूरे 5 दिन तक तसलसल से खेलना होता है। Cricket is always played by the best of the best. You're not going to get any easy games, and you have to really grind results out. And I think that's what we need to do as a side. We've put ourselves into position. I can only count a couple of test matches where we've been completely outplayed. But in every other test match, we've been in positions where we didn't finish well, either with bat ball or in the field. And that's something you have to do consistently over 5 days, and that's the learning the side really needs to do. कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड का मामला। पिंकी का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त की समाअत। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वकील सरकार से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। वकला सफाई का कहना है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। एसआईयू को एक ऐसे मुकदमे में रिमांड दिया गया है जिसमें मुलजमा के खिलाफ सबूत नहीं। इस मुकदमे में मुलजमा के बरी होने का वाज़ेह इम्कान है। अदालत से इस्तदा है कि मुलजमा के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर में अनमोल और पिंकी के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में सिर्फ एक कुकीन का 3 चर्च के केस निकले। कुकीन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में चर्च के मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई हैं। अनमोल और पिंकी पर 2020, 2022 और 2019 में चर्च के मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। वहादत कॉलोनी में 2024 का मुकदमा, कुकीन का बाकी 3 मुकदमा चर्च के दर्ज किए गए। इकबाल टाउन, लियाकताबाद और कोट लखपत में अनमोल पिंकी के खिलाफ चर्च के मुकदमात रिकॉर्ड पर आए। कुकीन क्वीन कहलाने वाली अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में ज्यादातर मुकदमा चर्च के दर्ज होने का इंकशाफ। 2022 में अमजद रजा, 2020 में अजहर कयूम की मुद्दत में अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। लियाकताबाद थाने में 2019 में अनमोल पिंकी के खिलाफ 50 ग्राम चर्च का मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में अनमोल पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की नोयत पर नए सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सेनेट इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इज़हार ख्याल कर रहे हैं।
At the invitation of Mr. Wang Yi, I had a one-day visit to China, Beijing, on 31st of March, and we came up with 5 points initiative for peace plan in the conflict, and this has been accepted and endorsed by dozens of countries on the globe. Mr. Chairman, Pakistan and China share a converging vision on regional and global issues. We are committed to uphold the purposes and principles of the UN Charter in the world facing complex challenges. Our coordination in the United Nations, the Shanghai Cooperation Organization, SCO, and other international forums has been vital in defending the interests of developing countries and promoting global peace. Pakistan is one of the founding members in the creation of Asian Infrastructure Investment Bank of China. We were the initial signatory, and so are we on the International Organization for Mediation, which was finalized just a year ago. Mr. Chairman, over the past 7.5 decades, our relationship has grown from strength to strength into a robust economic and strategic partnership. From the Karakoram Highway to Gwadar Port, the symbols of Pak-China friendship are spread all across Pakistan geography. Mr. Chairman, the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, stands as the flagship project of the Belt and Road Initiative and a shining example of our shared vision for regional connectivity and prosperity. CPEC has played a key role in transforming Pakistan's economic landscape. We look forward to next phase of CPEC 2.0, focusing on industrialization, agriculture, IT, and socio-economic development. We are confident that the benefits of Pak-China partnership will reach to every citizen of Pakistan. Mr. Chairman, the CPEC idea was born initially after the 2013 general elections, whereas PMLN has been elected with 2/3 majority, and Chinese Premier was having a visit of Pakistan during the caretaker government. At the invitation of Chinese Premier, Pakistan was invited, Prime Minister Nawaz Sharif, accompanied by myself, at that time with the Chief Minister, now Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, and we have very meaningful meetings at Serena. I'm reminding you, Mr. Chairman, the time when Pakistan used to have 18 hours of outages in the cities and 20 hours in the villages. The focus of discussion with China was the support we asked for from China to overcome the outages and the load shedding in Pakistan. And I must put on record that that was the beginning of the discussions with China, which ultimately turned out to be CPEC project. And China gave massive support in eliminating the outages and the load shedding in Pakistan. We will always remain grateful to China. Mr. Chairman, in today's turbulent world, the role of parliamentary democracy has significantly increased. The Senate of Pakistan has always supported stronger Pakistan-China relations. Visits such as that of Excellency Syed Afang further deepens understanding between our institutions and peoples. Mr. Chairman, being myself a parliamentarian throughout since 1993, I firmly believe in structured and regular parliamentary exchanges. This helps to build consensus and shore up wisdom of Pakistani political parties across the political spectrum. Mr. Chairman, I'll be accompanying His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, during his forthcoming state visit to China, May the 23rd to 26th, in which there would be also celebrations of 75th anniversary of our relationship. During the visit, besides having engagements with the Chinese leadership, including President Xi, Premier Li, and business-to-business enterprises meetings, we would also have meetings of two very important mechanisms. One,
Pakistan-China Political Forum, and 2, CPEC Joint Consultative Mechanism. A large multi-party parliamentary delegation from Pakistan would be participating in many of these meetings in Beijing. Mr. Chairman, to conclude, I once again extend heartiest congratulations to the leadership and people of both Pakistan and China on the 75th anniversary of China-Pakistan great brotherhood and diplomatic relations. We look forward to working together for a shared future of peace, prosperity, and progress in our region and beyond. I thank you all. Pakistan-China friendship, Zindabad. Long live China-Pakistan friendship. Thank you. का इजलास जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया चीन के वफ़द को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और इस ख़ुसूसी इजलास में पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात की गई है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है।